नमस्कार प्यारे साथियों, मैं श्याम क्लासेज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सबका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। जितने भी प्रिय अभ्यर्थी जो रीट पात्रता देने वाले हैं उन सबको अग्रिम शुभकामनाएं। और ये आपके एसएसटी यानी सामाजिक अध्ययन की क्लास है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास रहने वाली है। आपके पास मात्र एक दिन का समय बचा है दोस्तों, मात्र एक दिन बचा है आपके पास, और इस एक दिन के अंदर आपको वो सब कुछ कर जाना है जो आपके इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो एक एक प्रश्न को ध्यान से देखिएगा, एक सिंगल जो क्वेश्चन है ना उसको मिस मत कीजिएगा, क्योंकि मोस्ट इंपोर्टेंट ये आपकी क्लास रहने वाली है। चलिए शुरू करते हैं। पहला ये आपका प्रश्न आ गया और प्रश्न संख्या पहला देखेंगे भाई। चलिए, खंड फोर्थ आता है आपका सामाजिक अध्ययन का। हड़प्पा सभ्यता में लोगों द्वारा किए जाने वाले आयात के संदर्भ में सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। आपको सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से क्या करना है, सूची सेकंड से मिलाना है दोस्तों। ठीक है, तो चलिए मिलाते हैं। थोड़ा बड़ा कर देता हूं जिससे आपको दिख जाए आराम से। तो दोस्तों सबसे पहले सूची फर्स्ट में आयातित वस्तु लिखी गई है, सूची सेकंड में स्थान लिखा गया है, टिन लिखा गया है। तो टिन है ना, हाँ बिल्कुल, आपको स्थान कौन से स्थान में टिन बहुतायत मात्रा में पाया जाता था ये आपको बताना है दोस्तों। तो ये पाया जाता था अफगानिस्तान में, बिल्कुल इसके सामने लिखा है। और तांबा बिल्कुल राजस्थान में खेतड़ी से तांबा प्राप्त करते थे ये लोग। बिल्कुल हड़प्पा सभ्यता की बात करें तो इसमें तांबा जो है वो राजस्थान में खेतड़ी से प्राप्त किया जाता था। सोना बिल्कुल कर्नाटक सही लिखा है। बहुमूल्य पत्र बिल्कुल गुजरात से प्राप्त होते थे भाई। ठीक है ना, तो इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और सोने का आयात लगभग आपके कर्नाटक से देखने को मिलता था। ठीक है ना, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपका। तो विकल्प नंबर कौन सा राइट हो गया, A1 B2 C3 D4, यानी पहले विकल्प को ही लॉक कर दो, बिल्कुल ए सबका राइट हो जाएगा। अगला आपका प्रश्न 92 नंबर प्रश्न कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द नाम ऋग्वेद में मिलता है यानी इनमें से कौन सा शब्द और नाम है जो ऋग्वेद में मिलता है। पुरुजन या विष, भरतजन या विष, यदुजन या विष मिलता है। तो नीचे के कूट का प्रयोग करना है और सही उत्तर का आपको चयन करना है दोस्तों। इंपॉर्टेंट आपका ये प्रश्न है। तो दोस्तों पुरुजन या विष में भी आपके ऋग्वेद का नाम मिलता है, बिल्कुल मिलता है। भरतजन और विष्णु में भी मिलता है, यदु और जन विष में भी मिलता है, इन तीनों में मिलता है। तो विकल्प नंबर आपका इसमें कौन सा मैच हो रहा है, बिल्कुल आपके डी में 1 2 3 लिखा गया, तीनों आपके सत्य हैं भाई। ठीक है ना, तो डी आपका यहां पर राइट, सरकारी ऑप्शन डी को लॉक कर दो। अगला आपका प्रश्न क्या कहता है, अगला आपका प्रश्न कहता है, और 93 नंबर आपका प्रश्न क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा मगध का शासक नहीं रहा। बिंबिसार नहीं रहा, अजातशत्रु, महापद्मनव्य या फिर हाँ बिल्कुल प्रसेनजित नाम लिखा गया। आपके चार विकल्प आपके सामने, कौन मगध का शासक नहीं रहा था ये आपको बताना है दोस्तों। बड़ा ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। बिंबिसार और अजातशत्रु और आपके महापद्य नंद का नाम आता है, मगध के राजा थे। जबकि आपके जो प्रेस जनित लिखा गया ना, ये आपके कौशल जनपद का था। कौन से का था, कौशल महाजनपद का नाम आता है उसका था। तो आपका ये शासक नहीं था आपके मगध का। तो विकल्प नंबर डी को इसमें भी सरकारी ऑप्शन को लॉक कर दो। अगला आपका प्रश्न क्या कहता है, कुछ शैलकृत गुफाओं को विहार कहते हैं। कुछ शैलकृत गुफाएं हैं जिनको विहार कहा जाता है। विहार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करो। पहला है, विहार बौद्ध भिक्षुओं और भिक्षुणियों की शरण स्थली थी जो बाद में निवास स्थल में बदल गई। फिर लिखा है, प्राय किसी धनी व्यापारी, राजा अथवा भूस्वामी द्वारा दान में दी गई भूमि पर विहार का निर्माण होता था। तो पहला और दूसरा दो कथन आपके सामने दिए गए, आपको बताना है कि कौन सा इसमें सत्य है। तो दोस्तों इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपका ये। विहारों के संदर्भ में उपयुक्त दोनों कथनों को यदि देखा जाए तो ये दोनों के दोनों कथन आपके सही हो जाते हैं विहार के यदि दृष्टिकोण से देखा जाए तो विकल्प नंबर आपका सी राइट हो जाएगा। सी में 1 व 2 दोनों लिखे हैं, तो सी को लॉक कर दो। अगला आपका प्रश्न क्या है, प्रश्न है कि अशोक ने जगह जगह जाकर लोगों को शिक्षा देने के लिए अधिकारियों की नियुक्ति की। इन अधिकारियों को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता था। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, स्टार लगा लेना, हूबहू देखने को मिल सकता है। धम्माधिकारी, धम्म गुरु, धम्म महामात या फिर धम्म अमात्य। कौन सा विकल्प आपका राइट हो जाएगा। अशोक ने जगह जगह जाकर लोगों को शिक्षा देने के लिए अधिकारियों की नियुक्ति की थी, यह आपसे पूछा गया। 95 नंबर प्रश्न है आपका, और इसमें आपका विकल्प कौन सा राइट हो जाएगा। तो अशोक द्वारा धम्म की शिक्षा देने के लिए नियुक्ति के अधिकारी को क्या कहा जाता था, बिल्कुल धम्म महामात कहा जाता था। महामात, जो कि इसमें आपके सी में लिखा गया। तो विकल्प नंबर सी को ताला लगा दूं। अगला आपका प्रश्न क्या कहता है, प्रश्न संख्या 96 में आपका इंपॉर्टेंट प्रश्न है, चालुक्यों की राजधानी निम्नलिखित में से कौन सी थी। मदुरै थी, एहोल थी, महाबलीपुरम थी या वल्लभी थी। आप सोच रहे होंगे मैं फास्ट क्यों चल रहा हूं। फास्ट इसलिए क्योंकि ये जरूरी है। चालुक्यों की राजधानी निम्नलिखित में से कौन सी थी, मदुरै, एहोल, महाबलीपुरम या फिर वल्लभी। कौन सी थी, फटाफट से जवाब दो। तो दोस्तों एहोल थी। ठीक है ना, कौन सी थी, एहोल थी। आपके चालुक्यों की राजधानी कौन सी थी, एहोल थी। ठीक है, और यहाँ इनके मतलब चालुक्यों की पहली राजधानी एहोल, जो एक प्रमुख व्यापारिक केंद्र भी माना जाता है और धीरे धीरे धार्मिक केंद्र भी बन गया था। और यहाँ पर कई सारे मंदिर भी धीरे धीरे बन गए थे, मंदिर भी हैं भाई दोस्तों यहाँ पर। अगला आपका प्रश्न क्या कहता है,
अगला आपका प्रश्न कहता है अकबर के शासनकाल के इतिहास से संबंधित विवरण में निम्न में से किस पुस्तक में मिलता है। जो अकबर के शासनकाल का जो इतिहास है वो से संबंधित विवरण कौन सी पुस्तक में मिलता है। तब काल ए अकबरी, अकबरनामा, तारीख ए अल्फी या मजम उल बहरीन। कौन सा विकल्प आपका सही होगा, फटाफट जवाब देंगे। तो अबुल फजल ने अकबर के शासनकाल का बिल्कुल इतिहास 3 आपके जिल्दें लिखी थी, 3 जिल्दों में लिखा था, जिसका शीर्ष था अकबरनामा। था कि नहीं, बिल्कुल था सर जी। तो विकल्प नंबर कौन सा राइट हो जाएगा, बी आपका लॉक हो जाएगा, अबुल फजल द्वारा लिखा गया अकबरनामा। ठीक है, ऐसे अबुल फजल, ऐसे अकबरनामा, ऐसे भी आप याद रख सकते हैं, इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अगला आपका प्रश्न, प्रश्न संख्या 98 आपका क्या कहता है। सूफियों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। सूफियों और संतों में कोई समानता नहीं थी। सूफी मुसलमान रहस्यवादी थे। सूफी लोगों ने मुस्लिम धार्मिक विद्वानों द्वारा निर्धारित कर्मकांड और आचार संहिता पर बड़ी दृढ़तापूर्वक पालन किया था। तो कौन सा कथन जो है आपके सत्य इसमें माना जाएगा। 98 नंबर प्रश्न आपका, ठीक है, इंपॉर्टेंट है भाई। ठीक है, तो इसमें आपका देखो, सूफियों और संतों में कोई समानता नहीं थी। बिल्कुल इनमें सूफियों और संतों में कई समानताएं देखने को मिलती है। ये कह रहा है बिल्कुल नहीं थी, ये नहीं होगा आपके। सूफी मुसलमान रहस्यवादी थे, बिल्कुल रहस्यवादी थे, दूसरा आपका सही है। और तीसरा कह रहा है कि मुस्लिम धार्मिक विद्वानों द्वारा निर्धारित कर्मकांड और आचार संहिता पर बड़ी दृढ़तापूर्वक पालन, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होता था। ठीक है, तो विकल्प नंबर केवल आपका सी राइट हो जाएगा। केवल दो कथन, कथन नंबर 2 आपका सत्य है। अगला आपका प्रश्न है 99 नंबर, और 99 नंबर इंपॉर्टेंट प्रश्न है भाई, ध्यान से देखेंगे 99 नंबर प्रश्न को। बक्सर के युद्ध के बाद कंपनी ने भारतीय रियासतों यानी रेजिमेंट तैनात कर दिए। ठीक है, और इन रेजिमेंटों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही है। तो पहला लिखा, ये कंपनी के राजनीतिक व्यवसाय के प्रतिनिधि होते थे, बिल्कुल सही है। इनके माध्यम से कंपनी के अधिकारी भारतीय राज्यों के भीतरी मामलों में दखल देते थे, बिल्कुल देते थे। तो पहला और दूसरा दोनों ही कथन यहाँ पे राइट है, तो विकल्प नंबर सी आपका यहाँ पर राइट है, हो जाएगा। 100 नंबर प्रश्न आपका क्या कहता है, शतक वाला प्रश्न, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, फिर से कथन वाला ही है। कथन वाला है कि ब्रिटिश भारत में नील की खेती के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आपको विचार करना है दोस्तों। ठीक है, और आपका कूट नीचे दिया गया, कूट आप देख सकते हैं, ये रहा आपका। ठीक है, तो आपके 3 यहाँ पर लिखे गए कथन मैं दिखा देता हूं आपको। अंग्रेजों द्वारा अपने लाभ के लिए पैदा कराई जाने वाली मुख्य फसलों में एक थी जिसकी यूरोप में बहुत मांग थी, बिल्कुल मांग थी। नील की खेती 2 मुख्य तरीके से, निज और रेत थी, बिल्कुल ये नाम है इसकी खेती के। नील की कटाई के बाद उन खेतों में धान की खेती नहीं की जा सकती थी। क्यों, क्योंकि नील कोई फायदा भी नहीं है वहां पे धान उगाने का, क्योंकि धान उगेगा भी नहीं ना। तो विकल्प नंबर 3 आपका सही है, बिल्कुल तीनों के तीनों आपके करेक्ट हो जाते हैं। डी को लॉक कर तो 1 2 3 इसमें राइट है, हो जाएंगे। अगला आपका प्रश्न 101 नंबर कहता है पृथ्वी का सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है। काफी बार बताया आपको, पृथ्वी के सबसे निकट ग्रह आपका शुक्र ग्रह। तो विकल्प नंबर बी को ताला लगा दो। पृथ्वी की उप सौर स्थिति किस महीने में होती है। पृथ्वी की जो उप सौर स्थिति होती है वो कौन से महीने में होती है, ये आपसे पूछा गया दोस्तों, इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपका, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा लेना। 102 नंबर प्रश्न आपका। तो इसमें आपके जनवरी के अंदर आपके उप सौर स्थिति देखने को मिलती है। उप सौर का मतलब समझ गए ना आप। हाँ भाई, इसमें क्या होता है, 3 जनवरी को पृथ्वी से सबसे निकट अर्थात लगभग आपके 14 करोड़ के आसपास, 14 करोड़ और लगभग 70 लाख, 14 करोड़ और लगभग 70 लाख किलोमीटर दूर होती है पृथ्वी 3 जनवरी को सूर्य से। ठीक है ना, और इसी को क्या कहा जाता है, इस स्थिति को उपसौर कहते हैं, ध्यान रखिएगा, इसी स्थिति को उपसौर कहा जाता है और यह जनवरी में देखने को मिलता है। अगला आपका प्रश्न है 103 नंबर, एक बार फिर से कहा सुमेलित कीजिए। तो 103 में आपको सुमेलित करना है दोस्तों, बड़ा ही इंपॉर्टेंट आपका यह प्रश्न है। क्या लिखा गया है, लिखा गया है ITSZ। क्या लिखा गया, ITSZ। तो दोस्तों इसका मतलब होता है ट्रांस हिमालय वृहद हिमालय। ये आपका 2 से मिल जाएगा, 2 के सामने। HFF का पूरा नाम यदि आप देखें यहां पर तो हिमालय फ्रंट फोल्ट होता है, यानी शिवालिक का जो उत्तरी मैदान आता है ना, वो इसमें आता है HFF वाला। ठीक है, तो HHF किससे मिल जाएगा, आपका शिवालिक उत्तरी मैदान, इसी को अंग्रेजी में बोलते हैं हिमालय फ्रंट फोल्ट। और फिर लिखा है MCT। तो MCT वाला आपका मुख्य केंद्रीय कगार है, एक प्रकार से वृद्ध हिमालय और लघु हिमालय इसमें आता है। तो वृद्ध हिमालय लघु हिमालय कहां लिखा गया, 4 नंबर में लिखा गया। अब MBF बचा है जिसका मतलब है लघु हिमालय और शिवालिक, है ना। MBF जिसका नाम मुख्य सीमांत दरार बोलते हैं एक प्रकार से। तो विकल्प नंबर कौन सा राइट हो रहा है इसमें, देखो पहला नहीं, दूसरा, पहला देखो, हाँ पहले में सही है भाई, A2 B1 C4 D3, विकल्प नंबर ए को ताला लगा सकते हो। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन एक वैश्विक तापमान के लिए उत्तरदायी नहीं है। जलवाष्प नहीं है, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं है, आर्गन नहीं है, मीथेन नहीं है। कौन एक वैश्विक तापमान के लिए उत्तरदायी नहीं, आपसे पूछा गया 104 नंबर प्रश्न में। तो दोस्तों जो ऑर्गन गैस होती है, ऑर्गन है जिसका परमाणु क्रमांक कितना होता है, 18 होता है, क्या देख लेना अपने हिसाब से। ऑर्गन जो होती है वो गैस वैश्विक तापमान के लिए जिम्मेदार नहीं होती है। ठीक है ना, और आपको ये पूछा गया था कि आपके उत्तरदायी नहीं है, तो ऑर्गन नहीं है, बाकी जलवाष्प और ये CO2 और ये मीथेन CH4 ये आपके उत्तरदायी होती हैं दोस्तों। ठीक है, और वैश्विक तापमान शब्द का प्रयोग आपके वेल ब्रेकर का नाम सुना होगा आपने, वेल ब्रेकर ने किया था। ठीक है, और कौन से सन में किया था, लगभग 1975 की ये बात है, 1975 में इन्होंने ये नाम दिया था इसको। अगला प्रश्न है आपका
भारत की मानक समय रेखा निम्नलिखित में से किस राज्य से नहीं गुजरती? भारत की जो मानक जो आपके रेखा है वो कौन से राज्य से नहीं गुजरती? उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड या फिर ओडिशा? कौन सा विकल्प आपका राइट हो जाएगा? तो 105 नंबर में आपका झारखंड राइट हो जाएगा। झारखंड से नहीं गुजरती है। अगला आपका प्रश्न है, विश्व में सबसे ऊंचा ज्वार कहाँ आता है? अब ज्वार कहाँ आता है? ज्वार पूछा है आपसे। ज्वार आप जानते होंगे, है ना? बिल्कुल, विश्व का सबसे ऊंचा ज्वार है जो भाटा होता है, आपके भाटा जो आपके समुद्रों के आसपास देखने को मिलता है। ज्वारी उभार की ऊंचाई लगभग 15 से 16 मीटर की होती है। 15 से 16 मीटर ये ऊंचाई होती है इस भाटे की। लगभग ऊंचाई पर ये इतना ऊंचाई पर आ जाता है, पास में आ जाता है किनारों पर। तो ये आपके लगभग आपको देखने को मिलता है। तो कहां पर मिलता है? लिखा गया आपके कच्छ की खाड़ी, खंबात की खाड़ी, फंडी की खाड़ी या फिर उत्तरी सागर। तो दोस्तों इसमें विकल्प नंबर फंडी की खाड़ी राइट हो जाएगा। सी विकल्प आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, कनाडा के जो नवास्कोसिया में स्थित एक फंडी की खाड़ी है। कहां पर है ये? कनाडा के अंदर है। ठीक है ना? हाँ, नवास्कोसिया, नवास्कोसिया का नाम ध्यान रखना, उसमें स्थित है। अलग से आपको प्रश्न पूछा जा सकता है, सी को लॉक कर दीजिए। अगला आपका प्रश्न है, प्रश्न आपका कहता है सूची फर्स्ट को, देखो अपना स्कोर जरूर बताना लास्ट में कि आपके कितने सही हुए। ठीक है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन करना है आपको। ठीक है, और आपके लीजिए मैं आपको कूट भी साथ में दिखा देता हूं। आप बताइए फटाफट से मेरे को। उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन, बताओ कौन से प्रदेशों में अधिकतर पाए जाते हैं आपके उष्णकटिबंधीय पर्णपाती ये जो वन होते हैं, ये कहां पर आपके अधिक मात्रा में पाए जाते हैं? तो ये पाए जाते हैं आपके तराई, ठीक है, तराई प्रदेश में। उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती कहां पाए जाते हैं? ये पाए जाते हैं आपके मध्य गंगा मैदान। और अल्पाइन है, अल्पाइन का तो सबको पता होगा, अरुणाचल प्रदेश, ऐसे अल्पाइन, ऐसे अरुणाचल प्रदेश याद रख लीजिएगा। बचा हुआ है वो सह्याद्री हो जाएगा। तो आपका A4B3 और C1D2 कहां पे दिख रहा है? इसमें है क्या, कौन सा है? आज पहला ही विकल्प है आपका, तो विकल्प नंबर ए को यहां पर ताला लगा दीजिए। अगला आपका प्रश्न है 108 नंबर, पृथ्वी पर वायुमंडल की उपस्थिति का मुख्य कारण क्या है? पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र, पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण शक्ति, सूर्य की ऊर्जा या फिर पृथ्वी का झुकाव? 108 नंबर प्रश्न, इंपॉर्टेंट प्रश्न है भाई दोस्तों। तो पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण जो शक्ति है, बिल्कुल वही है ना। पृथ्वी पर वायुमंडल की उपस्थिति का कारण एक ही है, पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण की शक्ति। कोई भी चीज ऊपर फेंकते हो तो वो नीचे पृथ्वी पर गिरती है, ऊपर तो रहती नहीं है ना, है ना? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, बॉल को ऊपर फेंक के देखो, नीचे गिरेगी। क्यों? क्योंकि गुरुत्वाकर्षण बल जो है वो खींचता है अपनी ओर। पीट मृदा मुख्यतः पाई जाती है, पीट नामक जो मृदा है वो मुख्यतः कहां पाई जाती है? आपसे पूछा गया। ये पाई जाती है केरल के अंदर। पीट नामक मृदा है वो बहुत अधिक मात्रा में केरल में देखने को मिलती है। मिलने को तो मिल जाएगी यहीं पर भी, लेकिन आपके केरल में बहुत अधिक मात्रा में है। अगला प्रश्न आपका 110 नंबर है, दुर्गापुर इस्पात संयंत्र किस कोयला पेटी में स्थित है? 110वां प्रश्न, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और कोयला मुख्य रूप से दो भूगर्भिक जो काल होते हैं ना, सेल क्रमों में पाया जाता है। नाम भी आपने सुना होगा, गोडवाना है एक का, तो नाम आता है गोडवाना, गोडवाना। ठीक है, पहला तो। और दूसरे का नाम आता है आपके टर्सियरी। क्या नाम आता है? टर्सियरी। तो दो ये नाम आते हैं। तो गोडवाना और टर्सियरी जो है उनमें पाया जाता है आपके अधिकतर मात्रा में। और आपके रानीगंज व झरिया कोयला पेटी जो है वो आपके दुर्गापुर इस्पात संयंत्र किस कोयला पेटी में स्थित है? तो ये रानीगंज और झरिया कोयला पेटी में स्थित है। बी को आप लॉक कर दीजिए। अगला आपका प्रश्न कहता है 111 नंबर, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, फटाफट से देखेंगे। लोकतांत्रिक चुनावों के लिए जरूरी न्यूनतम शर्तों में कौन सी सही नहीं है? कौन सी नहीं है? लोग लोग जिसे चाहे वास्तव में चुनाव उसी का होना चाहिए, चुनाव में विकल्प उपलब्ध नहीं हो, हर किसी को चुनाव करने की सुविधा हो, चुनाव स्वतंत्र व निष्पक्ष ढंग से कराया जाने चाहिए। तो सामने साफ साफ लिखा गया, चुनाव में विकल्प उपलब्ध नहीं हो। लोकतांत्रिक चुनाव के लिए जरूरी न्यूनतम शर्तों में कौन सी नहीं है? तो इसमें विकल्प उपलब्ध नहीं हो, विकल्प तो देना ही पड़ेगा ना भाई। कोई भी चुनाव व्यक्ति आम आदमी जो लड़ता है तो उसके लिए विकल्प होना जरूरी है। तो ये कह रहा है विकल्प नहीं हो, तो ये आपका गलत है। इसमें ये वो शर्त नहीं आती है, बिल्कुल भी आपका लॉक हो जाएगा। 112वां, भारत के राष्ट्रपति को कार्य अवधि, भारत के राष्ट्रपति को कार्य अवधि की समाप्ति से पूर्व भी पद से हटाया जा सकता है, सत्ताधिकारी राजनीतिक दल द्वारा, प्रधानमंत्री के खुद के द्वारा, या महाभियोग द्वारा, या न्यायालय में ट्रायल द्वारा। किसके द्वारा ये हटाया जा सकता है आपको पूछा गया दोस्तों? तो ये आपके महाभियोग द्वारा हटाया जा सकता है। विकल्प नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। और ये आपके आर्टिकल संख्या, पहले सुन लो, आर्टिकल संख्या 61 के तहत आपने पढ़ा होगा, इसमें महाभियोग की प्रक्रिया द्वारा इसको पद से हटाया जा सकता है राष्ट्रपति को। ठीक है, याद रखिएगा। और यह प्रक्रिया यूएसए से लिया गया है, ठीक है ना, अमेरिका से लिया गया, यूएसए से। ठीक है, याद रखिएगा। अगला आपका प्रश्न है, भारतीय संविधान के संदर्भ में कहा जाता है कि यह मौलिक संविधान है, वकीलों का स्वर्ग है, विकासशील संविधान है, या तानाशाही संविधान है? क्या कहा गया है भारतीय संविधान के संदर्भ में? जो कहा जाता है, क्या कहा जाता है वो आपको बताना है दोस्तों। तो इसे वकीलों का स्वर्ग कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? वकीलों का स्वर्ग कहा जाता है भारतीय संविधान को। तो विकल्प नंबर आपका बी यहां पर राइट हो जाएगा। अगला आपका प्रश्न कहता है 114 नंबर, निम्नलिखित कथनों में असत्य कथन बताइए। असत्य कथन कौन सा है इनमें? पहला लिखा है, मूल कर्तव्यों का उल्लेख संविधान के भाग 4A के अनुच्छेद 51 में किया गया है। दूसरा लिखा गया है आपके
हाँ 114 नंबर की मैं बात कर रहा हूँ। ये तो सही है भाई, ये तो सत्य कथन है। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा 11 मूल कर्तव्य जोड़े गए। ये कह रहा है 11 मूल कर्तव्य, जबकि 10 ही जोड़े गए थे। कितने जोड़े गए थे? 10 जोड़े गए थे। तो ये आपका गलत हो गया, तो विकल्प नंबर बी को ताला लगा देना। ठीक है, बाकी और देखने की जरूरत ही नहीं है। 11 मूल कर्तव्य कब जोड़े गए थे? 10 जोड़े गए थे इसमें। 1976 द्वारा 10 मूल कर्तव्य जोड़े। 11वां मूल कर्तव्य 86वें संशोधन में जोड़ा गया था, 42वें में नहीं जोड़ा गया था। जोड़ा तो गया था 11वां किसमें? 86वें में। 86वें में जोड़ा गया था। ये कह रहा है 42वें संविधान संशोधन, तो विकल्प नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। अगला आपका प्रश्न, हाँ पूरा ध्यान से सुने एक एक चीज को, क्योंकि यहां से डीपली प्रश्न उठते हैं। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करते हैं? लोकसभा अध्यक्ष करता है, राज्यसभा का सभापति, राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति? बताओ कौन करता है? तो 115 नंबर का लोकसभा अध्यक्ष राइट हो जाएगा। एक को लॉक कर दीजिए। अगला आपका प्रश्न कहता है दोस्तों, अगला आपका प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों में से उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए आदेश अथवा सुनाए गए निर्णय के पुनर्वलोकन में कौन सा कथन सत्य है? बताओ कौन सा कथन इसमें सत्य हो जाता है? आपको ये पूछा गया है, उच्चतम न्यायालय को अपने दिए गए आदेश तो निर्णय के पूर्वानुकूल का अधिकार नहीं है। नहीं, ये तो सत्य नहीं है। उसको तो है अधिकार। उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए आदेश तो निर्णय के पुनर्वलोकन का अधिकार भारत के राष्ट्रपति को प्राप्त है। नहीं है। उच्चतम न्यायालय को अपने द्वारा दिए गए निर्णय अथवा आदेश के पूर्वावलोकन की शक्ति प्राप्त है। बिल्कुल है, बिल्कुल है। सी आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। ठीक है ना? हाँ, कौन सा कथन सत्य है? तो ये सी आपका यहाँ पे कथन सत्य हो जाता है। अगला आपका प्रश्न है, लिंग असमानता किस प्रकार के प्रभाव हो सकते हैं? जो आपके लिंग असमानता है, हाँ, उससे किस प्रकार के प्रभाव हो सकते हैं? समाज का विकास रुक सकता है, महिलाओं की प्रगति बढ़ सकती है, शिक्षा में सुधार होगा, या सभी को समान अधिकार मिलेंगे? कौन सा विकल्प आपका राइट हो जाएगा? तो 117 का विकल्प नंबर आपका कौन सा राइट हो जाएगा? ए राइट हो जाएगा। समाज का विकास रुक जाता है दोस्तों। ठीक है, तो 117 नंबर में ए को ताला लगा दो। अगला आपका प्रश्न क्या कहता है? अगला आपका प्रश्न कहता है दोस्तों कि निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन अधिनियम को लघु संविधान कहा गया है? कौन से को कहा गया? 118 नंबर प्रश्न आपका। तो 42वां संविधान संशोधन हुआ था, अधिनियम कौन सा? 1976। ठीक है, 42वां। तो 42वां इसमें पहले में लिखा गया है, और यही है आपके जिसे अधिनियम को लघु संविधान भी कहा गया था। विकल्प नंबर ए आपका यहाँ पर क्या हो जाता है? राइट हो जाता है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एक लेवल के ध्यान से पढ़ें। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत के शासन की सर्वोच्च सत्ता निहित है? राष्ट्रपति में, प्रधानमंत्री में, सर्वोच्च न्यायालय में, या फिर जनता में? किसमें है? बताओ, फटाफट बताओ। तो दोस्तों ये आपके जनता के अंदर, बिल्कुल जनता का ही नाम आएगा। विकल्प नंबर डी को ताला लगा दो। अगला आपका प्रश्न 120वां है, राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किए जाने वाले राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग में कितने सदस्य होंगे? जिनमें से कम 2 महिला सदस्य होंगी, 5, 6, 8 या फिर 10 सदस्य होंगे? बताओ कौन से में होंगे आपके? जिसमें दो, तो देखो कम से कम 2 महिलाएं सदस्य तो होंगी होंगी इसमें। 120 नंबर प्रश्न आपका इंपॉर्टेंट है। तो इसमें 6 सदस्य रखे गए, जिसमें 2 महिलाएं और 4 पुरुष। तो विकल्प नंबर आपका बी राइट हो जाएगा। अगला आपका प्रश्न 121 नंबर, निम्नलिखित में से किस जिले में जरगा चोटी स्थित है? बताओ कौन से जिले में जरगा चोटी है? ये काफी बार बताया हुआ प्रश्न है आपको। ठीक है ना? सबसे ऊंची 1 नंबर पे आती है गुरु शिखर। ठीक है, और उसके बाद में आती है शेर, फिर आ जाती है देलवाड़ा, है ना? देलवाड़ा मैं आपको ऊंचाई के आधार पर बता रहा हूं। ये 1722 मीटर है, और मंदिर जोड़े 5 वाला तो 1727 मीटर हो जाती है। ठीक है, और फिर ये 1597 मीटर है, और उसके बाद में ये 1442 आ जाती है। उसके बाद में और भी आती है जरगा, अचलगढ़ बाद में आती है। जरगा की जो ऊंचाई है वो है 1431 मीटर। यदि ऊंचाई पूछ ले तो आपको पता होना चाहिए। और कौन से में है? ये आपके बिल्कुल जरगा पड़ती है उदयपुर के अंदर। विकल्प नंबर बी को ताला लगा दो 121 में। बिल्कुल बी आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? राज्य में उष्णकटिबंधीय कंटीले वनों का विस्तार राजस्थान के पश्चिमी मरुस्थल में शुष्क प्रदेशों में। पहला विकल्प तो आपके ये लिखा गया है दोस्तों। ठीक है, हाँ, और ये सही है पहला। अर्ध शुष्क कटिबंधीय सदाबहार वन राजस्थान में सबसे अधिक क्षेत्र वाले वन। नहीं, ऐसा नहीं है। मिश्रित पतझड़ वाले वन ग्रीष्म काल में अपनी पत्तियां गिरा देते हैं। बिल्कुल गिरा देते हैं। तो 1 और 3 तो सही हो रहा है आपका, सही है। तो किस में लिखा है? यहाँ लिखा है सी में। तो सी आपका विकल्प राइट हो जाएगा। अगला आपका प्रश्न है 123वां। 123वां प्रश्न कहता है, निम्नलिखित में से नदी की सहायक नदी का कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? बनास के सामने बेड़च लिखा है क्या? बनास की बेड़च है क्या सहायक नदी है क्या? आपको पूछा गया है ये। ठीक है, बिल्कुल है सर जी, है ना? ये पढ़ा हुआ है, राजस्थान जी के में काफी बार आपको पढ़ाया मैंने। माही की वाकल नहीं है, ये गलत लिखा गया है। माही की जो नदी है वो वाकल थोड़ी है। तो गुरुजी कौन सी है? माही की नदी वाकल है क्या? नहीं है गुरुजी। माही नदी की उद्गम, हाँ बिल्कुल, वो मेहद नदी अमरोरू की पहाड़ियां मध्य प्रदेश से होता है, याद कीजिए। तो जाखम, सोम, चाप, मोरेन, अनास, ये नदियां इसकी सहायक है, लेकिन वाकल इसकी सहायक नहीं है। तो बी आपका यहाँ पे गलत हो जाता है। बी को आप लॉक कर दीजिएगा यहाँ पर। 124वां प्रश्न है, राज्य में मरु विकास कार्यक्रम की शुरुआत कब की गई? इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपका, और इसकी शुरुआत हुई थी 77-78 में। काफी बार बताया हुआ है। 77-78 आपका सी में लिखा गया। सी विकल्प को राइट कर दीजिएगा। अगला प्रश्न 125 नंबर, निम्नलिखित में से कौन से राजस्थान में बाघ संरक्षित क्षेत्र है?
रामगढ़ विषधारी है, नाहरगढ़ है, रणथंभौर है या फिर सरिस्का है। काफी बार ये प्रश्न आया हुआ प्रश्न है। 125वां प्रश्न आपका, निम्नलिखित में से कौन राजस्थान में बाघ संरक्षित क्षेत्र, आपको ये पूछा गया। और बाघ परियोजना जो टाइगर प्रोजेक्ट है, हाँ बिल्कुल, बाघ 5 परियोजनाएं आपके, एक रणथंभौर टाइगर प्रोजेक्ट आता है, एक सरिस्का टाइगर प्रोजेक्ट आता है, मुकुंदरा हिल्स भी आता है, रामगढ़ विषधारी भी आता है, धौलपुर वाला भी आता है। आपको पूछा बाघ संरक्षित क्षेत्र आपको कौन सा है, वो आपको बताना कौन कौन से क्षेत्र है इसमें, है ना। तो बता दोगे आराम से, पहला भी है, दूसरा भी है, तीसरा भी है। पहला भी है, दूसरा भी है, तीसरा भी है ना। सरिस्का नहीं है ना, हाँ सरिस्का नहीं है सर जी। तो विकल्प नंबर आपका कौन सा राइट हो गया, सी आपका राइट हो गया, ये टाइगर प्रोजेक्ट यहां पर बने हुए। अगला आपका प्रश्न, राजस्थान में कृषि एवं संबंध क्षेत्र में उपक्षेत्रों में पशुधन उपक्षेत्र का योगदान कितने परसेंट है। 44.53%, 48.58%, 6.40% या 0.49%। 126वां प्रश्न इंपोर्टेंट प्रश्न आपका, और यहाँ पे आप 48.58% को लॉक कर सकते हैं। विकल्प नंबर आपका बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला आपका प्रश्न है, इसको छोड़ो एक बार, हाँ 128वां प्रश्न देखो। हाँ 128वां, आमेर के शासक मिर्जा राजा जय सिंह निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह की सेवा में नहीं रहा था। बताओ ये जय सिंह किस मुगल बादशाह, कौन सा मुगल बादशाह था जिसकी सेवा में ये नहीं रहा था, ये आपको बताना है। तो ये अकबर की सेवा में नहीं रहा था। विकल्प नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। मिर्जा राजा जय सिंह प्रथम, जिनका शासनकाल लगभग 1621 से 1668 नहीं 67 रहा था, है ना। 21 से 67 इनका शासनकाल रहा था, और 10 वर्ष की आयु में 1621 में आमेर का शासक बन गया था। ये कहां का बना था, आमेर का शासक ये बना था दोस्तों, ठीक है। इसने सेवा नहीं की थी किसी भी मुगल बादशाह की। तो अगला आपका प्रश्न आता है 129 नंबर, और ये भी आपका इंपॉर्टेंट प्रश्न है। निम्नलिखित में से किस सभ्यता स्थल को आदिम संस्कृति का संग्रहालय कहा जाता है। आदिम संस्कृति का संग्रहालय, बालाथल, आहड़, बैराठ, बागोर, काफी बार बताया हुआ प्रश्न है, आपको गलत नहीं होना चाहिए दोस्तों। तो बागोर सभ्यता स्थल कहां पर है, बागोर सभ्यता कहां पर है आपकी, बिल्कुल बागोर राइट है आपका, विकल्प तो राइट है, लेकिन बागोर कहां पर है आपका, भीलवाड़ा के अंदर है। और कौन सी नदी, कोठारी नदी, कोठारी नदी के किनारे स्थित है। तो विकल्प नंबर आपका डी यहां पर क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। फटाफट से पढ़ते रहो बस, मैं तो कहता हूं 2 गुना स्पीड करने की आवश्यकता नहीं है, 2 गुना में बोल रहा हूं मैं। निम्नलिखित में से कौन सा ताम्रपत्र महाराणा प्रताप के समय का है। चीकली है, पुरका है, ढोल का है या फिर ब्रोच गुर्जर का ताम्रपत्र है। कौन सा ताम्रपत्र है जो महाराणा प्रताप के समय का आपको पूछा गया। तो दोस्तों ये है ढोल का ताम्रपत्र। विकल्प नंबर सी को ताला लगा दो, बिल्कुल सी सही हो जाएगा। और 1574 की ये बात है, 1574 ईस्वी, ढोल ताम्रपत्र महाराणा प्रताप के समय का है। इसमें हल्दी घाटी के युद्ध से पूर्व किए गए प्रबंध का जो उल्लेख है वो इसी में मिलता है, इस ताम्रपत्र में ये उल्लेख लिखा गया है हल्दी घाटी के युद्ध से पहले का। अगला प्रश्न, जब अंग्रेज अपनी शपथ भंग कर सकते हैं तो वे उनसे ये अपेक्षा क्यों करते हैं कि भारतीय अपनी शपथ का पालन करेंगे। ये कथन किसका है बताओ। जब अंग्रेज अपनी शपथ भंग कर सकते हैं तो वे उनसे ये अपेक्षा क्यों करते हैं कि भारतीय अपनी शपथ का पालन करेंगे। ये कथन किसका है, विलायत खां, मोहम्मद अली बेग, ठाकुर विशन सिंह या फिर हीरा सिंह का है। किसका है भाई, दोस्तों आराम से बता दोगे। बहुत अच्छा प्रश्न आपका, मोहम्मद अली बेग ने ऐसा कहा था। विकल्प नंबर बी आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा, ठीक है। जिसमें 1857 का जो भी विद्रोह हुआ था वो याद कर लीजिए। छावनी नीमच में विद्रोह की शुरुआत 3 जून को हुई थी 1857 को, पता होगा आपको, है ना। बिल्कुल, तो मोहम्मद अली बेग का कथन था ये, ठीक है ना, कि भारतीय शपथ का पालन करेंगे, ये क्या जरूरी थोड़ी है ना। अगला आपका प्रश्न है 132, वृहद राजस्थान का उद्घाटन कब किया गया था। वृहद राजस्थान का उद्घाटन कब हुआ था, काफी बार ये प्रश्न बताया हुआ है मेरा, आपको नहीं बताया तो आप बता दो। 30 मार्च, 30 मार्च कहां लिखा है, 30 मार्च तो ये रहा सर, 2 जगह लिखा गया, लेकिन 1949 वाला राइट है, नहीं कि 1948 वाला। सी को लॉक कर दीजिएगा। अगला आपका प्रश्न, अगला आपका प्रश्न कहता है कि झालावाड़ राज्य में राजनीतिक चेतना का प्रसार करने से उद्देश्य से किस वर्ष में मित्र मंडल की स्थापना की गई थी। 23 में, 33 में, 13 में या फिर 25 में, कौन सी वो सन थी दोस्तों। तो ये 1923 में किया गया था। विकल्प नंबर ए को ताला लगा देना। अच्छा प्रश्न है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। अब पूरा तो और क्या बताऊं मैं, बताता बताता थक जाऊंगा, इतना है, इसको छोड़ो एक बार। ये देखो 135 नंबर, निम्नलिखित में से किस दुर्ग को डोडगढ़ का या धूलरगढ़ कहा जाता है बताओ। कुंभलगढ़ को, भैंसरोडगढ़ को, गागरोन को या फिर नाहरगढ़ को। 135वां प्रश्न है, इंपॉर्टेंट है। तो गागरोन जो दुर्ग है वो झालावाड़ जिले में है। गागरोन कहां पर है आपका, गागरोन की मैं बात करूं तो ये कहां पड़ता है आपका, झालावाड़ में पड़ता है। कहां पड़ता है, झालावाड़ में, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। जिस जिले में काली सिंध और आऊ नदियों के संगम स्थल पर यह स्थित है, और इसी को औद्योगिक दुर्ग भी कहा जाता है। औद्योगिक या औद्योगिक दुर्ग बोलते हैं, इसको बोलते हैं, यही वो दुर्ग है जिसको औद्योगिक बोला जाता है। तो विकल्प नंबर सी आपका राइट हो जाएगा, सी, बिल्कुल, इसी को धूलरगढ़ भी कहा जाता है। अगला आपका प्रश्न,
136 नंबर, राजस्थान में ऊंट बीमार होने पर भोपे भोपियों द्वारा किस लोक देवता की फड़ का वाचन किया जाता है? कौन से लोक देवता की फड़ बांचते हैं भाई? बाबू जी, मेहा जी, मामा देव या फिर भोमिया जी की बांचते हैं? इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और इस बार रीट में आपको देखने को मिल सकता है दोस्तों ये प्रश्न। तो विकल्प नंबर आपका राइट हो जाएगा पाबू जी। पाबू जी की फड़ बांचते हैं जिससे ऊंट जो होता है वो स्वस्थ हो जाता है दोस्तों, ठीक है ना? याद रखिएगा, पाबू जी ऊंटों के भी देवता है, गोरक्षक देवता भी है, लक्ष्मण के अवतार भी माने जाते हैं। किसके अवतार माने जाते हैं? लक्ष्मण जी के अवतार माने जाते हैं ये। अगला आपका प्रश्न है, रामनाथ चौधरी किस वाद्य यंत्र को बजाने के लिए प्रसिद्ध माने जाते हैं? रामनाथ चौधरी की बात आई है तो दोस्तों ये कहां के थे? जयपुर के थे। पदमपुरा एक गांव पड़ता है जयपुर में, वहां के आपके रामनाथ चौधरी, ठीक है। और नाक से अलगोजा बजाने के लिए प्रसिद्ध है, ये नाक से अलगोजा बजा देते हैं, अलगोजे के लिए प्रसिद्ध माने जाते हैं। विकल्प नंबर सी को आप ताला लगा सकते हैं, ठीक है, जिसमें 7 छेद होते हैं। अलगोजा तो बांसुरी जैसा सही होता है, एक पता होगा आपको। अगला आपका प्रश्न है, ये भी छोड़िए एक बार। हाँ, 139वां, मैं सबसे पहले मानव हूं फिर धार्मिक फिर जैन धर्माचार्य, उपयुक्त कथन किससे संबंधित है? आचार्य तुलसी, आचार्य महाप्रज्ञ, भिक्षु स्वामी या आचार्य महाश्रमण? 139वां प्रश्न इंपॉर्टेंट प्रश्न है तो दोस्तों आचार्य तुलसी, ठीक है। हाँ, मैं सबसे पहले मानव हूं फिर धार्मिक फिर जैन धर्माचार्य हूं, ये कथन किसका है? ये कथन आचार्य तुलसी ने कहा था दोस्तों। ये इनका जन्म कहां हुआ था? जन्म हुआ था लाडनू में। कहां हुआ था? लाडनू। गुरुजी ओ खटपड़ा है, डीडवाना, डीडवाना कुचामन में पड़ता है ये आपका। और जन्म हुआ था 20 अक्टूबर को, 20 ओसीटी, ओसीटी लिख रहा हूं यहाँ पे, 20 अक्टूबर को हुआ था आपके 1914 के अंदर, ठीक है ना? याद रखिएगा, पिता का नाम झुमरमल था, माता का नाम वंदना था, ये भी दोनों याद रखिएगा, कल को पूछ ले तो। निम्नलिखित में से किस जिले में गंभीरी नदी के तट पर श्री महावीर जी का मेला भरता है? बताओ। हाँ, तो महावीर जी का मेला गंभीरी नदी के तट पर कौन से में? हाँ, चंदन गांव का नाम सुना क्या? करौली में पड़ता है, करौली के अंदर, करौली के अंदर चंदन गांव है, एक चंदन गांव है, वहां पर इनका मेला बढ़ता है दोस्तों। तो आपके विकल्प नंबर कौन सा? सी राइट हो जाएगा। चंदन गांव पड़ता है करौली में, वहीं पर बढ़ता है। भारत में किस आयोग के आधार पर सामाजिक अध्ययन की शुरुआत की गई थी? किस आयोग के आधार पर सामाजिक अध्ययन की शुरुआत की? एसएसटी की शुरुआत। कोठारी आयोग, मुदालियर आयोग, विश्वविद्यालय आयोग या फिर ये सारे के सारे इसमें आ जाते हैं दोस्तों। तो दोस्तों इसमें आपका विकल्प नंबर मुदालियर आयोग राइट हो जाएगा। आप सरकारी ऑप्शन को लॉक मत कर देना फ्लो फ्लो में, बी आपका राइट हो जाएगा। मुदालियर आयोग ने एसएसटी की क्या की थी? अध्ययन की क्या की थी? शुरुआत की थी आपकी सामाजिक अध्ययन की। अगला आपका प्रश्न है, निम्नलिखित में से बोध के अंतर्गत कार्य सूचक क्रियाएं की जाती है? व्याख्या करना, परिभाषा देना, मापन करना या तुलना करना? कौन सा विकल्प आपका 142 का राइट हो जाएगा? तो दोस्तों विकल्प नंबर ए राइट हो जाएगा, व्याख्या करना। क्या करना? व्याख्या करना। व्याख्या से बहुत कुछ क्लियर हो जाता है अभी दोस्तों। 143 है, निम्नलिखित में से शिक्षण से संबंधित सही कथन कौन सा है? शिक्षण से संबंधित सही कथन आपको पूछा गया यहाँ पर। और शिक्षण एक बाह्य प्रक्रिया है, शिक्षण का मापन नहीं किया जा सकता, नहीं भाई ये दोनों गलत हैं। शिक्षण एक उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया, बिल्कुल उद्देश्य को ध्यान में रखकर ही शिक्षण किया जाता है। विकल्प नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। आप यदि रीट का एग्जाम दे रहे हैं तो आपका सपना क्या है? शिक्षक बनने का है, बिल्कुल उद्देश्य है आपका ये। अगला आपका प्रश्न है, निम्नलिखित में से सूक्ष्म शिक्षण में शिक्षण कार्य के लिए कितना समय निर्धारित किया गया है? ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपको ये पता होना चाहिए भी दोस्तों। तो इसमें निर्धारित समय है आपका लगभग 6 मिनट के आसपास। कितना है? 6 मिनट के आसपास है। 5 पद होते हैं कक्षा संपन्न होने के, और कुल आपके वो 36 मिनट रखा गया है वैसे, ठीक है ना? हाँ, ठीक है, 6 मिनट 36 मिनट रखा गया है। अगला आपका प्रश्न है 145 नंबर, निम्नलिखित में से सर्वेक्षण विधि के उद्देश्य बताइए। जो सर्वेक्षण विधि होती है उसके उद्देश्य आपको पूछा गया दोस्तों। निम्नलिखित में सर्वेक्षण विधि के उद्देश्य सुधार परियोजना तैयार करना, जनमानस मत मानना, सूचनाओं का संकलन करना या उपयुक्त सभी हो जाएगा। तो दोस्तों विकल्प नंबर आपका उपयुक्त सभी, इसमें सारे लॉक कर दो, क्योंकि सरकारी ऑप्शन आपका डी जो है ना वही राइट हो जाएगा, क्योंकि सारे उद्देश्यों का पालन यहाँ पर हो रहा है। 146 नंबर प्रश्न आपका, 146 नंबर कहता है कि निम्नलिखित में से ह्यूरिस्टिक मेथड के प्रवर्तक माने जाते हैं। सुबह भी बताया था मैंने आपको, सुबह वाली क्लास में, ह्यूरिस्टिक मेथड के प्रवर्तक वेस्टावे, आर्मस्ट्रांग, क्लार्क या फिर सेटलर। तो 146 का विकल्प नंबर आपका आर्मस्ट्रांग बी लॉक हो जाएगा। अगला आपका प्रश्न क्या कहता है? अगला आपका प्रश्न कहता है, निम्नलिखित में से प्रदर्शनी विधि में किन किन बिंदुओं को शामिल किया जाता है? पुस्तक संस्कृति को बढ़ावा देना, प्रदर्शन करना, प्रदर्शन करना 2 बार लिख दिया इसने, और उपयुक्त सभी भी लिखा गया है। तो इसमें भी आप सरकारी ऑप्शन को लॉक कर सकते हैं दोस्तों। अगला आपका प्रश्न है, निम्नलिखित में से अनुभाविक साक्ष्य का चक्रपद क्या है? अनुभाविक साक्ष्य चक्रपद, चक्र का पद है, अवलोकन है, साक्ष्यों का चयन है, साक्ष्यों का क्रियान्वयन है या अनुभूति है दोस्तों। बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो विकल्प नंबर आपका अवलोकन राइट हो जाएगा, एक और लॉक कर दीजिएगा। अनुभाविक साक्ष्य चक्र का पद है वो अवलोकन हो जाता है आपका, ठीक है। हाँ, बिल्कुल। तो अनुभव और अवलोकन होना जरूरी है। ये आते हैं, सारे पद आते हैं आपके, आगमन, निगमन, परीक्षण, मूल्यांकन, सारी चीजें देखने को मिलती है। और अगला प्रश्न आपका, मानव द्वारा ग्रहण किए गए ज्ञान को कितने पक्ष माने जाते हैं? 2, 3, 4 या 6 माने जाते हैं? कितने माने जाते हैं दोस्तों? तो मानव द्वारा ग्रहण किए जाने के ज्ञान के 3 पक्ष होते हैं। एक तो होता है संचय, पहला तो। एक होता है स्थानांतरण, क्या होता है? स्थानांतरण। और एक तीसरा होता है आपके विकास।
इनके बाद में विकास ही होगा और क्या होगा बताओ। तो 3 चरण माने गए हैं, विकल्प नंबर बी को ताला लगा दीजिए। अगला आपका प्रश्न है 150वां, निम्नलिखित में से एक अच्छे मूल्यांकन के परीक्षण की विशेषताएं बताइए। तो दोस्तों इसमें वस्तुनिष्ठ होना जरूरी है, निबंधात्मक, अभेदकारी, अवैध ये नहीं होना चाहिए, वस्तुनिष्ठ होना जरूरी है। विकल्प नंबर ए को ताला लगा दो, पहले ही आपका जवाब मिल गया। आशा और उम्मीद करता हूं कि क्लास आपको अच्छी लगी होगी। अपना स्कोर जरूर बताना और पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाना दोस्तों, और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा पसंद आए तो क्लास। धन्यवाद।